अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। सो बेसिकली एज यू कैन सी द थंबनेल और आप लोग यहाँ पर हेडिंग भी देख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ वाटर। और इन शॉर्ट हम लोग इससे लिंक एक टॉपिक है जिसको आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वाटर का, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बगैर किसी देर के आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ वाटर, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये किस तरह से बनता है, क्या होता है इसके अंदर, जो कि जो फॉर्मेशन है इस मॉलिक्यूल की वो किस तरह से होती है। और ख़ास तौर में हम लोग यहाँ पर एक थ्योरी है केमिस्ट्री की जो कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, जिसको आप लोग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, उसकी बेसिस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन, उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम इट्स फार्मूला, इट्स अ मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक ऑक्सीजन होता है, वन ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली आपके पास 8, यानी इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 8 प्रोटॉन्स भी आप लोग कह सकते हैं। प्रोटॉन के तो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज वो कांस्टेंट होता है। और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, मतलब इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो वाटर के मॉलिक्यूलर और हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है। आपको पता है कि हर एटम, मतलब कि एटम विच इज कंसिस्ट ऑन प्रोटॉन, मतलब कि एक न्यूक्लियस और वैलेंस शेल। तो आपको पता है कि जो वैलेंस शेल, जिसको आप लोग ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ऑर्बिट यानी मदार, ठीक है, उसके होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जब कभी भी एक एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता है या फिर इन शॉर्ट बॉन्ड बनाता है, तो उसके जो वैलेंस ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मींस ब्लेंडिंग। इट्स का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन ये है कि द ब्लेंडिंग, द मिक्सिंग ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल टू एक्चुअली फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि जितने ऑर्बिटल्स मिले हैं उतने ही बनेंगे, और उन तमाम की जो एनर्जी है वो सेम होगी, उनकी शेप जो है वो सेम होगी, उनकी साइज, उनका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, हर कुछ सेम होगा, ठीक है। तो ये होती है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल में अगर मैं यहाँ पर रफ सा ड्रॉ करूँ तो आपको पता है कि ये आपके पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इसके पास यहाँ पर 2 लॉन पेयर्स होते हैं। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, देयर आर 2। ये आपका एक रफ सा स्ट्रक्चर है वाटर के मॉलिक्यूल का। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा, ऑक्सीजन। हम लोग उसकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कंप्लीट वाली, हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज ऑक्सीजन, उसका जो एटॉमिक नंबर है Z, इसका 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा 1s2, ठीक है। अब दूसरा शेल शुरू हो गया, मतलब कि ये पहला शेल था, इट्स कंप्लीट। और आपको पता है कि जो इनसाइड शेल होते हैं, मतलब कि वैलेंस शेल के अंदर भी कुछ भी चीज़ किसी भी रिएक्शन में, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद 2s2, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 2p, मतलब कि 2p के ऑर्बिटल्स शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि p में 3 होते हैं, x, y एंड z, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 2px, ठीक है, देयर इज 2px, 2py एंड 2pz, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल 8 थे, 4 तो यहाँ हो गए, ठीक है, मतलब कि 2 यहाँ 2 यहाँ। अब कितने बच गए, अब 4 मजीद बच गए। अब आपको पता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं पी वाई पी जेड एंड पी एक्स, ठीक है, ये तमाम आपके पास जो है वो डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स है, मतलब कि इन तमाम की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मतलब कि पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पी जेड, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर जो फिलिंग होगी वो कुछ अकॉर्डिंग टू होगी हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ये कहता है कि जब कभी भी इस तरह से डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स आपके पास प्रेजेंट हो, मोर देन वन, तो आप लोग एक काम ये करेंगे, सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल को 1 बाय 1 फिल करें, मतलब कि एक इसमें डालें, एक इसमें डालें, एक इसमें डालें। अच्छा, एक और बात आपको पता है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी यहाँ 1s1, मतलब कि इसके अंदर एक ऑर्बिटल था तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से यहाँ पर भी। आई होप सो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी आती होगी। अच्छा, तो हमारे पास अब फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, 1 इसमें डाला, एक इसमें डाला, एक इसमें डाला, 1 2 3, कितना बच गया, 1। तो ये रहा 1। सो दिस इज हाउ बेसिकली ऑक्सीजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट्स लुक्स लाइक। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी कि ये आपके पास इस ऑक्सीजन का वैलेंस ऑर्बिट है 2 वाला। तो 2 जितना भी होगा उसको हम लोग इसके अंदर इंसर्कल कर देंगे। फॉर एग्जांपल देयर आर 2, और ये जो 2 है ये पूरा का पूरा इस वाटर की फॉर्मेशन के दौरान इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जितने ऑर्बिटल्स इसमें मिलेंगे उतने ही बाद में बनेंगे। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी, उसमें क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखें, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल इस वक्त प्रेजेंट हैं, एक s का है और 3 p के हैं। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एग्जैक्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, मतलब कि एक s एंड 3 p's, राइट। अच्छा, जब ये ब्लेंड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जितने ब्लेंड होंगे उतने ही बनेंगे, मतलब कि एक s 3 p मिले तो कितने बनेंगे, एग्जैक्टली 4, 1 2 3 4 मिले
4 बनेंगे। तो मैं यहाँ पर अच्छा आपको पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी मदद से जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, उसकी जो ओवरऑल शेप होती है, वो आपके पास होती है टेट्राहेड्रल। आई विल ट्राई टू ड्रॉ हेयर, अगर मुझसे बन जाए तो। वैसे बाय द वे मैं बहुत ही बुरा हूँ ड्राइंग्स के अंदर। वन इज बैक, मतलब कि ये जो है ये वाला, ये आपके पास प्लेन के बाहर है, मतलब आपकी तरफ है, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये प्लेन के पीछे है, इसको मैं हल्का हल्का फेड कर देता हूँ। और ये जो है ये प्लेन के ऊपर है, मतलब कि दिस इज लाइक दैट। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, दिस इज राइट देयर, ठीक है। और ये जो है ये प्लेन के पीछे इस तरह से, और ये जो है ये प्लेन के बाहर है, इस तरह से ये कुछ दिखता है। अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें ऑर्बिटल्स के दरमियान, अच्छा ये जो एक ऑर्बिटल है ये, इसको आप लोग कहते हैं sp3 ऑर्बिटल, ठीक है। और ये तमाम के तमाम ऑर्बिटल बिल्कुल सेम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, शेप, स्ट्रक्चर। अच्छा, दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल है यहाँ पर, कैन यू गेस एग्जैक्टली 109 डिग्री 0.8 मिनट, राइट। तो ये एक नेचुरल फॉर्म है और एक आइडियल फॉर्म है किसी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा, तो जब यहाँ पर इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑर्बिटल थे और 4 बनेंगे, मतलब कि यहाँ आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब कि इफ आई ड्रॉ फॉर द ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपके पास ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है इस ऑक्सीजन की। अच्छा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? अच्छा, 2 ऑर्बिटल्स इसमें ऐसे थे जो कि कंप्लीटली फुलफिल्ड थे, मतलब कि उनके अंदर मजीद किसी इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2। अच्छा, तो आपके पास पता है कि 2 ऑर्बिटल्स ऐसे थे जो कि फुलफिल्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को, मतलब कि ये जो 2 हैं, दिस वन, ये जो एक अंदर है प्लेन के और एक बाहर है, इसको मैं लोन पेयर कंसीडर कर देता हूँ। और ये वाला जो है, दिस टू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर, मतलब कि इन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की मजीद इनके पास गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं जस्ट सिंपली आपको फिशर प्रोजेक्शन जो शो करता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। सो हियर इज योर ऑक्सीजन एट द सेंटर, ठीक है। ये आपके पास इसके 2 लोन पेयर्स आ गए, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है। और ये मतलब कि एक एंड ये रहा जो कि हाफ फील्ड है, मतलब एक ऑर्बिटल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ आपके पास मतलब कि ये वाले जो ऑर्बिटल हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2, और हर हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंस ऑर्बिट होता है, 1, और उस वैलेंस ऑर्बिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल होता है। अच्छा, इसका Z है 1, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि 1s1 इसकी जो कन्फिग्रेशन है 1s1, और आपको पता है कि जो S है वो सर्कुलर शेप में होता है, तो इसका जो सर्कुलर वैलेंस ऑर्बिटल है वो यहाँ पर आके उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन आ गए। अच्छा, यहाँ पर जो इसका एंगल है विच वाज आइडियली जो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना होना चाहिए, 109.8 मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस 2 लोन पेयर, मतलब कि इन दोनों लोन पेयर की वजह से, बिकॉज आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो पोलराइजेशन होती है, वो लोन पेयर की मैक्सिमम होती है। तो आपको पता है कि ये जो 2 लोन पेयर्स हैं ये एक दूसरे के करीब हैं, तो ये अपने आप को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे के दूर होंगे। जब ये दूर होंगे तो आपको पता है कि जो बॉन्ड एंगल है, मतलब कि जो आपके पास इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल है विच वाज आइडियली 109.8 मिनट, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये कम होके कितना होगा, ये कम होके अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 104.5 मिनट्स कुछ किताबों में, ठीक है। कुछ किताबों में इसको 104.3 मिनट कहा गया। ये दोनों फिगर्स थे तो मैंने आपके सामने रख दिए। तो मतलब कि इन दोनों लोन पेयर्स की वजह से, लोन पेयर्स कहाँ से आए, ये रहे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वैसे ही आएंगे, ठीक है। और इन दोनों लोन पेयर के दरमियान होगी रिपल्जन की वजह से ये जो इन दोनों के दरमियान का जो बॉन्ड एंगल है वो डिसऑर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड एंगल 109.8 से लेकर कहाँ आ गया, ये आ गया 104 तक, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड एंगल के कम होने की वजह से जो इसका शेप है ये टेट्राहेड्रल से बेंट में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंट शेप।
तो आपके पास, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का क्या शेप है, तो वाटर इज अ बेंट शेप मॉलिक्यूल. सो दिस इज हाउ योर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी अप्लाइज ऑन द वाटर मॉलिक्यूल. सो भाई ये बात करते हैं वाटर की पोलराइजेशन के ऊपर कि हाउ वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, एंड देन लेट अस टॉक ऑन कि हाउ डज दिस मॉलिक्यूलर मॉडल एक्चुअली टेक्स दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अकरेंस. तो आइए बात करते हैं. सो भाई ये बात करते हैं वाटर की पोलर नेचर के ऊपर कि हाउ वाटर इज पोलर एंड दिस पोलरनेस एक्चुअली लीड्स टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल अगेन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सो देयर इज योर सेंट्रल ऑक्सीजन, देयर इज द हाइड्रोजन एंड देयर इज अनदर हाइड्रोजन, देयर इज वन लोन पेयर, देयर इज अनदर लोन पेयर. ओके, सो लेट मी मेक द क्लाउड आल्सो. ओके, अच्छा, तो अगर मैं इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को यहाँ पर ले लूँ, अच्छा, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान की जो बॉन्ड है, इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट, ऑलराइट. अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेट मी राइट बिकॉज ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इट कैन बी पोलर एंड इट कैन बी नॉन पोलर. ये डिपेंड करता है कि दोनों यानी वो एटम्स जिनके दरमियान वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है. del En means electronegativity. Let me write in the full form. Electronegativity. Negativity. It means that कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत का जो डिफरेंस है वो कितना है. आपको पता है कि हाइड्रोजन इट इज अ लेस पोलर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मतलब कि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है. तो आपको पता है अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पुल है वो इसकी तरफ ज़्यादा होगा. मतलब कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो कुछ इस तरह से बनेगा. दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड लुक लाइक. मतलब कि वो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इन शॉर्ट बात करूं कि अगर इन दोनों के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो जो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इसकी तरफ ज़्यादा होगा और इसकी तरफ कम होगा. दिस polarization in the oxygen and hydrogen covalent bond is the main reason of the hydrogen bond, because आपको पता है कि जब ऑक्सीजन अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, this one becomes partially positive and this oxygen becomes partially negative. And according to Fajans rule, अगर आपको फजान्स रूल याद हो, फजान रूल, तो वो ये कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है, ठीक है, वो 10% कोवेलेंट है और वो 90% आयोनिक है. मतलब कि H एंड OH के दरमियान की जो बॉन्ड है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान की जो बॉन्ड है वो 90% आयोनिक है और 10% कोवेलेंट है. मतलब कि दिस इज सो मच पोलर बॉन्ड. एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरह से होता है कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है इस OH बॉन्ड का, ये अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द पार्शियल नेगेटिव एंड. बिकॉज आपको पता है कि H2O के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ग्लास ऑफ वाटर है तो इसमें इस तरह से होगा कि देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर. तो इसमें ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना. तो फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल के यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव एंड है तो किसी दूसरे का पार्शियल नेगेटिव एंड होगा ना. तो जो पार्शियल नेगेटिव एंड है राइट देयर, तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो जो अट्रैक्शन होगी उसी को तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. अब आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से होती है, किस किस्म की होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी वीक होती है, अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. बट आई होप सो कि आपको ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो आपके पास एक पोलर कैरेक्टर है वो आपको समझ आया होगा, और इसी पोलर कैरेक्टर की बेस के ऊपर जो आपका पूरा का पूरा वाटर है वो आपके पास क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है. बिकॉज आपको पता है कि एक बॉन्ड पोलर, तो रिजल्ट में जो नेट बॉन्ड्स होंगी, मतलब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि OH बॉन्ड होगी, उस इसकी पोलर कैरेक्टर की वजह से पूरा का पूरा सॉल्वेंट, पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो पोलर हो जाएगा. अब आइए बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर खासतौर पे किस तरह से होता है और वो किस तरह से रिजल्ट होती हैं. तो लेट मी टेक दिस, मतलब कि इस वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं, दिस सेंट्रल वन, और फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस योर फेवरेट हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, तो आपको पता है कि ये क्या होगा, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव, सॉरी ये भी पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो लॉन पेयर्स होंगे, अच्छा आपको पता है कि ऑक्सीजन अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि इसके जो लॉन पेयर्स होते हैं ये जो है वो पार्शियल नेगेटिव का काम करते हैं. मतलब कि यहाँ से दूसरे हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब कि मैं दो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ वाटर के. सो हियर इज वन राइट एंड देयर इज अनदर, देयर इज लॉन पेयर एंड देयर इज अनदर लॉन पेयर. ठीक है, अच्छा,
तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है और इसका यह पॉजिटिव यानी पार्शियली पॉजिटिव एंड आपके पास यहाँ पर है, राइट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है इस तरह से, और यहाँ पर इसका भी पार्शियल पॉजिटिव एंड है, और यहाँ पर भी इसके इन दोनों के दो लोन पेयर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके दो लोन पेयर एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के, और यहाँ पर भी एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दो लोन पेयर। ओके, सो हियर इज द ऑक्सीजन। आपने फोकस करना है सेंट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर, राइट। अच्छा, एक और बात यह है कि जो आपका ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको आप लोग प्रोटॉन ब्रिज भी कहते हैं। इसको आप लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो नोन एज योर प्रोटॉन ब्रिज, जो कि आपको केमिस्ट्री में डॉटेड लाइन से शो हुई हुई मिलेगी, डॉटेड लाइन, या बायोकेमिस्ट्री में आपको इस तरह से 3 लाइंस आपको मिलेंगी। दिस 3 लाइंस बेसिकली मींस दैट कि देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता है कि यहाँ आपके पास ये जो है मतलब कि जो लोन पेयर है ये पार्शियल नेगेटिव है, और ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो आपको पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, आपको पता है कि पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है एक्जैक्टली पॉजिटिव को, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव लोन पेयर अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को आपने क्या नाम दिया? तो ये है आपकी बेसिक में हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अट्रैक्शन आपके पास यहाँ पर भी होगी, ये अट्रैक्शन आपके पास यहाँ पर भी होगी, ये अट्रैक्शन आपके पास यहाँ पर भी होगी। So this is how a water molecules is actually going to form the hydrogen bond in between the surrounding water molecules. मतलब कि the partial positive end of one molecule is going to be attracted towards the partial negative of another, and similarly the partial negative of another is going to be attracted, मतलब कि जो positive negative की attraction है जिस तरह से आपने देखी, ये attraction जो है ये आपकी result करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। बात नोट करने की ये है कि आपके पास ये जो फॉर एग्जाम्पल देयर इज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और देयर इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई वांट टू कंसीडर यू गाइज कि आप लोग इस ऑक्सीजन और इसके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड सपोज करें, ठीक है, मतलब कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बन रही है। अब यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन का एक नाम है, जिस ऑक्सीजन के साथ वो हाइड्रोजन जुड़ा होता है जिस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं। मतलब कि देखें ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंटली बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन डोनर कहलाएगा, हाइड्रोजन डोनर। इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन इसके साथ इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये क्या कहलाएगा? एग्जैक्टली हाइड्रोजन एक्सेप्टर। वेरी गुड, आपको समझ आ रहा है? एवरीथिंग इज वेरी गुड। ओके, अच्छा, अब एक और बात, अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब कि इस बॉन्ड की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.0965 नैनोमीटर्स। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब कि जो एक पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन के दरमियान की जो बॉन्ड है उसके दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.177 नैनोमीटर। दिस इज हाउ इट इज, राइट। अच्छा, अब यहां पर एक और बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बना सकता है। तो अगर आप देखें तो एक वाटर के मॉलिक्यूल के पास 4 पॉजिटिव मतलब कि 4 पोलर एंड्स हैं। हाउ? फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक एंड ये रहा, 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन मतलब कि एक ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी, मतलब कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और यहाँ पर 2 प्रोटॉन मतलब कि 2 हाइड्रोजन एक इसके साथ और एक इसके साथ आके अटैच होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब कि वन वाटर मॉलिक्यूल कैन मैक्सिममली फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 4। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि वाटर इन आइस H2O इन सॉलिड, जिसको आप लोग आइस कहते हैं, वो वाली आइस नहीं, दूसरी ठंडी आइस, राइट। तो ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल आइस है, आइस के अंदर मैक्सिमम और नॉर्मली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। आई होप सो यू कैन सी दैट, या यू कैन सी। और एक वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर कितनी बॉन्ड्स बनाता होगा? यस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आएगा कि लिक्विड के अंदर मतलब कि जो नॉर्मल 125 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो नॉर्मल स्टेट होती है लिक्विड वाटर की, उसके अंदर ये जो वाटर है ये 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। कितनी?
3.4। असल में होता ये है कि आपको पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में हमेशा मोशन में होते हैं, तो उस मोशन की वजह से वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बनती और टूटती रहती हैं। अच्छा, एक और बात, जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड की लाइफ है, जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड की लाइफ है, लाइफ ऑफ वन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी देर तक बन सकती है, वो है इन बिटवीन 1 to 20 पिको सेकेंड, मतलब कि 1 से 20 पिको सेकेंड। अच्छा, पिको सेकेंड क्या होता है? 1 पिको सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻⁻12 सेकेंड्स, और विद इन 0.1 पिको सेकेंड्स ऑलमोस्ट एक नई हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से बन जाती है। मतलब कि द मोमेंट आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटी, 0.1 पिको सेकेंड में दूसरी बन जाएगी। मतलब इट्स सो फास्ट। यानी आप लोग ये कंसिडर कर सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो आपके पास आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं वो हमेशा बनी हुई होती हैं। मतलब कि इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट, अपार्ट फ्रॉम द गैसियस स्टेट, जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज, मैं लिख भी देता हूँ, मतलब कि इन सॉलिड एंड लिक्विड, राइट, H2O are always hydrogen bonded apart from gaseous state। ये बात आपने याद रखनी है, apart from gaseous, राइट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, वो है थोड़ा सा एनोमोलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। बहुत सारे होते हैं एनोमोलिस बिहेवियर ऑफ वाटर, लेकिन हम लोग कुछ को डिस्कस करेंगे और सिर्फ एक है, वह है एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमोलिस बिहेवियर, राइट। ओके, अच्छा देखें, नॉर्मली ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल सपोज करें 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एट लिक्विड, मतलब कि ये लिक्विड है, राइट। लिक्विड में आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि किसी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी टेम्परेचर की। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जांपल सिलेंडर लें, क्लोज सिलेंडर, ठीक है, और उसको आप हीट करें तो आप देखते हैं कि जब आप हीट करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि हीट करने से होता ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज अगर उस क्लोज सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल राइट देयर, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके सिनेरियो बेस समझा देता हूँ, राइट देयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स और ये खास स्पीड से मूव कर रहे हैं, मतलब कि दीवारों को टकरे मार रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको हीट दूँ, क्या दूँ? हीट दूँ इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इनको चूल्हे पर रख दूँ, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक दूसरे को मतलब कि इनकी जो कोलिजन होगी वो इंक्रीज होगी, और इनकी कोलिजन के नतीजे में जो इसका प्रेशर अप्लाई होगा इसकी वॉल के ऊपर वो भी इंक्रीज होगा। यानी इन शॉर्ट ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने के ऊपर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने में उनका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। नहीं समझे? अच्छा, यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल इस केस को दोबारा सपोज करो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेंडर लिया यहाँ पर, द नॉर्मल गैस सिलेंडर जो हमारे पास अक्सर घरों में रखा होता है, देयर इज अ सिलेंडर राइट देयर। अच्छा, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया हो कि अगर मैं इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट करूँ तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम याद रखिएगा, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज आपको पता है कि जब मैंने हीट दिया तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, उनकी जो आपस में मूवमेंट है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुई। तो मूवमेंट मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से इन्होंने वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया, और वॉल जो है एक्सपेंड करना शुरू हो गई। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो आपके पास वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, राइट। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा ही है ना। फॉर एग्जाम्पल इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आप एक काम करें, आप लें एक बलून, ठीक है, उसमें आप हवा भर के उसको फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज से जब आप निकालेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि वो जो बलून है वो सुकड़ा हुआ होगा, कंप्रेस्ड होगा, राइट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया, फ्रीजर में रख के टेम्परेचर डिक्रीज किया। टेम्परेचर के डिक्रीज करने की वजह से अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, और काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, और वो जो बलून है वो कंडेंस हो गया, वो सुकड़ गया। और अगर आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर दोबारा रखेंगे तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा,
यानी कि टेम्परेचर के डिक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी की कम होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो भी कम होता है। लेकिन आप एक काम करें, आप लें एक बर्तन, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पैन, ठीक है, और आप उसमें पानी डालें, क्या डालें, वाटर H2O, और आप उसको फ्रीजर में रख दें। तो जब ये चीज फ्रीज हो जाएगी, यानी जब वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, H2O सॉलिड में, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। मतलब कि व्हेन H2O इज गोइंग टू बी फ्रीज्ड, जब उसकी जो आपने उसको फ्रीजर में रखा, इस रिलेशन को फोकस कीजिएगा, फ्रीजर, राइट, फ्रीजर में रखा आपने, टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हुई, बिकॉज आपको पता है कि टेम्परेचर में, मतलब कि फ्रीजर में टेम्परेचर कम होता है, राइट, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आपने ऊपर भी देखा, इस बलून के एग्जांपल से भी देखा कि वॉल्यूम कम हुआ। तो ये बताइए कि H2O जब आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी जब ये आइस बनता है, आइस, तो जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ेगा या कम होगा? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके ऊपर जब आप आइस क्यूब्स रखते हैं, तो आइस क्यूब बजाय नीचे जाने के वो फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड वाटर से कम है। क्यों कम है? बिकॉज आपको पता है कि जो डेंसिटी इट इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो सेम रहा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम के इंक्रीज करने की वजह से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर गई, और डिक्रीज करने की वजह से जो आइस ऊपर फ्लोट होने लगी। अब ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, अगेन से मैं वाटर का मॉलिक्यूल मतलब दोबारा से मतलब कि वापस से H2O का मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देयर इज द लोन पेयर, देयर इज वन हाइड्रोजन, देयर इज अनदर हाइड्रोजन, राइट देयर। ओके, सो देयर इज अ लोन पेयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ, राइट, एंड देयर इज अनदर, एंड देयर आर टू हाइड्रोजन्स। अच्छा, मैंने पिछले बात की मॉलिक्यूलर मॉडल में कि ये जो स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ये कौन सा होता है? ये होता है बेंड स्ट्रक्चर। क्यों बेंड होता है? ठीक है, बेंड इस वजह से होता है बिकॉज आपको पता है कि जो दो लोन पेयर्स हैं इनके दरमियान की जो रिपल्जन होती है वो इसकी वॉल्यूम को, मतलब कि इसके बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देती है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई? डिक्रीज हुई। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो इनकी जो मूवमेंट है वो कम हुई, और जब मूवमेंट कम हुई तो इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में इतना करीब लाया कि ये जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन के पास आ गया। और जब ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के पास आ गया तो ये जो आपके पास बेंड स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल में, आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मतलब कि ये जो बेंड स्ट्रक्चर है ये एक कंप्लीट टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको अगेन रिवाइज करूंगा, लेकिन आप यहाँ फोकस करें। आपको पता है कि जो बेंड है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? उसका होता है 105, और टेट्राहेड्रल का 109। यानी कि यहाँ पर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखें 105 से 109। यानी कि लिक्विड में जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका वॉल्यूम कम होता है और सॉलिड में वो ज्यादा होता है। और जब एक सिंगल वॉल्यूम, मतलब कि एक सिंगल आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नेट में पूरा का पूरा जो आपके पास वाटर होगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू फ्रीज वाटर, ठीक है, तो ये आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो वॉल्यूम है ये आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई आप लोग ये देखते हैं कि जब कभी भी आप एक कांच की बोतल में वाटर फ्रीज करते हैं और उसको कंप्लीट भर के ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, तो जब ये कंप्लीट फ्रीज होगा तो ये कांच की बोतल टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वाटर का मॉलिक्यूल यानी वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द आइस फॉर्मेशन, तो उस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो स्पेस है वो कम पड़ेगी, तो वॉल्यूम ने इंक्रीज तो होना है, तो जब इंक्रीज करेगा तो ये कांच की बोतल जो है ये टूट जाएगी। सो दैट्स हाउ द वाटर इज गोइंग टू एक्सपेंड। और ये जो बिहेवियर है ये इन बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग मैक्सिमम ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो आपके पास ये वाला कैरेक्टर है ये आपको मैक्सिममली ऑब्जर्व होगा। जब ये 4 से नीचे जाएगा तो आइडियली इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम बढ़ता है यहाँ से नीचे आने पर। और जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आइडियली वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम घटेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस होल कैरेक्टर।
ओके, सो अब आइए बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। तो आइए बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। लेट अस टॉक ऑन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कब मैक्सिमम हो सकती है। एक नोट आप लोग लिखेंगे अपनी नोट्स के ऊपर कि देखें, व्हेन या इफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑक्सीजन, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या, बट आप लिखें इफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम who are participating in the hydrogen bond are in the same line, then strength of hydrogen bond is maximum. दिस इज द नोट, मतलब कि आपको पता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल राइट देयर, ठीक है, और यहाँ पर उसके दो लोन पेयर्स, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर उसका रिमेनिंग स्ट्रक्चर। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है राइट देयर, अगर ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आपको पता है कि वो ऑक्सीजन जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाला हाइड्रोजन कोवेलेंटली लिंक है उसको आप लोग डोनर कहते हैं। मतलब दिस इज योर डोनर एंड दिस इज योर एक्सेप्टर, बिकॉज ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये एक्सेप्टर और डोनर एटम एक ही लाइन में हो, फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, यहाँ पर तो इतने लाइन में नहीं है, मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ ऐसा जिसमें ये एक लाइन में आपको शो हुए देखें राइट देयर। For example, this is your hydrogen, right, and this is your oxygen atom, this is the remaining structure. अगर आप यहाँ देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस वन, इसमें ये जो डोनर और एक्सेप्टर एटम है ये एक लाइन के अंदर प्रेजेंट है राइट देयर, और इसके दरमियान का जो एंगल है वो जीरो है बिकॉज दे आर इन द सेम लाइन। अगर इस तरह से जो डोनर और एक्सेप्टर एटम है वो अगर एक लाइन में हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है बनिस्बत उस बॉन्ड के जिसमें इन एक्सेप्टर और इस डोनर में किसी किस्म का कोई एंगल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देयर इज योर वन हाइड्रोजन, देयर इज अनदर राइट, एंड देयर इज अ लोन पेयर, देयर इज अनदर लोन पेयर। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस हाइड्रोजन राइट, अगर ये कोई एंगल बना रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी, तो ये आपके पास रही आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस थ्री लाइंस राइट, और यहाँ पर आप देखें तो इस डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एक एंगल है, यानी कि दिस इज अ वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि व्हेनेवर देयर इज एन एंगल और द एक्सेप्टर एंड डोनर एटम आर नॉट इन द सेम लाइन, दिस बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर राइट, और जिसमें स्ट्रेट हो तो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रॉन्गर, मैं मैक्स भी लिख लेता हूँ, अल्ट्रा प्रो मैक्स राइट, मैक्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कि जब कभी भी एक्सेप्टर एंड डोनर एटम आर इन द सेम लाइन, इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होती है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होती है, और जिसमें आपके पास कोई एंगल बने वो जो है वो थोड़ी सी वीक होती है एज फार एज दैट कंसर्न। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है ये खास तौर पे तब काम आता है जब जो वाटर है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने पीछे डिस्कस भी किया कि वो प्लांट्स जो कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहाँ पर रेडवुड ट्री को अगेन कंसिडर करता हूँ बिकॉज यहाँ पर ये जो रेडवुड ट्री है इसके अंदर हमें वाटर का एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर के जो उसकी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रेडवुड ट्री, रेड वुड, आपको पता है कि इसकी जो एवरेज हाइट होती है इट इज अप टू 80 मीटर्स, तो उसके दौरान मतलब कि इस तरह की जब वाटर की एबिलिटी होती है कि जब एक जाइलम ऑफ प्लांट में के थ्रू मूव करता है एक लंबी हाइट के ऊपर, मतलब कि जब कभी भी वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना होता है, यानी जब कभी भी उसको अपनी हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, तब उस वक्त जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कन्फिगरेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर, मतलब कि दो वाटर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं उनकी कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से होती है कि उस हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्सेप्टर एंड डोनर एटम एक ही लाइन में होते हैं, मतलब कि दैट्स हाउ this character of hydrogen bond is going to help the natural living organism to perform their natural function in a very efficient way. So अब आइए बात करते हैं कुछ मजेदार सी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। So अब आइए बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू लिविंग सिस्टम है, चाहे लिविंग सिस्टम के अंदर ये किस तरह से इन्वॉल्व है ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वाटर का वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि ये हर चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सॉल्यूट लूँ, सॉल्यूट फॉर एग्जांपल आपको पता है ना कि सॉल्यूट वो चीज़ जो कि हल होती है और सॉल्वेंट जिस चीज़ में हल होता है, मतलब कि जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है किसी भी सॉल्यूशन में, उसको आप लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम में होता है उसको आप सॉल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक NaCl की क्रिस्टल लेता हूँ, नमक फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। दिस इज योर NaCl, व्हाट इट इज, इट्स में यहाँ पर NaCl यानी सॉल्ट, राइट। अच्छा, तो जब ये मतलब कि जब आप किसी भी पानी में, मतलब कि व्हेनेवर यू एड NaCl इन वाटर, तो होता क्या है, हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से ये जो वाटर है ये इस NaCl को अपने अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉल्ट, ठीक है, तो जब डालते हैं तो होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि जब भी NaCl जाता है, मतलब कि जब भी कोई पोलर सॉल्यूट जाता है, एक और बात याद रखिएगा, पोलर सॉल्यूट हमेशा से, बिकॉज आपको पता है कि वाटर जो है इटसेल्फ एक पोलर है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा मैक्सिममली, नॉन पोलर को भी करता है, लेकिन उसकी कंडीशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो होता कुछ यूँ है कि अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी ऑफ द पर्टिकुलर पोलर सॉल्यूट, वो जो वाटर है, ठीक है, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उसको सराउंड करते हैं। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द आते हैं, राइट, दिस हाउ दे कम, राइट, उसको सराउंड करते हैं, और क्या करते हैं एग्जैक्टली, वो इस पोलर सॉल्यूट के साथ अपनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैंने ऑल ऑफ देम, मैं इसको इस तरह से लाइन शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। लेट मी मेक द लाइंस राइट देयर, यानी कि इस वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इस सॉल्यूट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अभी क्या करेंगे, आपको पता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल हर, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम 3.4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फॉर्म में अटैच होता है। तो ये जो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2O, और ये जो फर्दर अटैच हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H2O, तो ये क्या करेंगे, ये सब मिलकर इस सॉल्यूट को एक पुलिंग फोर्स लगाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ये इस सॉल्यूट को एक दूसरे से दूर करेंगे, और इनको इस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम लोग खास एनर्जी का नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी। अगर इनकी सॉल्वेशन एनर्जी कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें, अगर उसकी लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जो है ये जो वाटर है ये इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा। सो बेसिकली आई वांट मेक यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जब कोई भी वाटर या कोई भी पोलर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट को अपने अंदर हल करता है, तो वो किस तरह से करता है, उसके जो मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस सॉल्यूट को घेरते हैं, ठीक है, और इस तरह से उसकी नेट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हियर, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन केस ऑफ वाटर, ये इसको इस तरह से पुल अप करेगी, और एट द एंड होगा ये कि ये जो आपका पूरा का पूरा जो सॉल्यूट है वो उसके अंदर टूट जाएगा, मतलब कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर टूट जाएगा, और जो पॉजिटिव आपके पास सॉल्यूट होगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सॉल्यूट, वो आपके पास वाटर के नेगेटिव एंड के साथ, और जो नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्यूट होगा वो वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ। फॉर एग्जांपल ये दो, मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो NaCl है, इट इज मेड अप ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। तो जो सोडियम पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होंगे उनके साथ वो अट्रैक्शन करेगा, ठीक है, राइट, और जो आपके पास क्लोरीन होगा वो हाइड्रोजन के साथ जो कि पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस तरह से वो अट्रैक्शन करेगा, और ये जो इंटरेक्शन होगा ये इनके नेट चार्ज को स्टेबलाइज करके उस सॉल्यूशन को स्टेबल कर देगा। सो दिस इज हाउ वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आइए फर्दर प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड इन बायोमोलिक्यूल्स। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने DNA का स्ट्रक्चर देखा हो, तो DNA की जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, फॉर एग्जाम्पल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, तो आपको पता है कि DNA में A और T के दरमियान 2 बॉन्ड्स होती हैं, राइट, कौन सी वाली, एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस तरह से G और C के दरमियान 3 होती हैं, कौन सी, एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से अगर आपने थोड़ी सी एडवांस बायोकेमिस्ट्री या एडवांस बायोमोलिकुलर पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स
उनके दरमियान भी इस तरह से इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इस तरह से जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इस तरह से जो आपके पास दो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ जो मोस्टली जुड़े होते हैं, ठीक है, वो भी आपके पास किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसके अलावा जो आपके पास एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है, जो उसको आप ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है यहाँ पर। अच्छा, सो इसके अलावा जो आपके पास एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है वो भी मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रहा होता है। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज एवरीवेयर इन नेचर, राइट। सो दिस इज हाउ योर हाइड्रोजन बॉन्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन द नेचर, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो कैरेक्टर है ये कोहेसिव्स में आता है, मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कोहेसिव और एडहेसिव में आता है, मतलब कि एडहेसिव बॉन्डिंग में आता है। और जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बात की कि जो वाटर है वो ट्रीज में, ये मैं यहाँ पर रेडवुड को अगेन कंसिडर करूंगा। आपको पता है कि वहाँ पर उसकी जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है एग्जैक्टली आपको याद हो गया होगा, 80 मीटर्स। तो इतना ऊंचा जब पानी जाएगा तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से कोहेसिव एंड एडहेसिव। अच्छा, ये क्या होता है कोहेसिव? कोहेसिव मीन्स कॉमन एंड एडहेसिव मीन्स मतलब कि अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो दिस अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेसिव। और अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे किसी पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, सो दिस अट्रैक्शन जिसमें एक दो डिफरेंट, मतलब कि एक वाटर है और दूसरा एक डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल है, वो अट्रैक्शन आपस में कर रहे हैं, दिस इज एडहेसिव। और जो कॉमन है, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज कोहेसिव। तो दिस कोहेसिव एंड एडहेसिव कैरेक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। और इस तरह से जब ये मतलब कि ये जो कोहेसिव एंड एडहेसिव बॉन्डिंग है ये वाटर के मॉलिक्यूल को इतने लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने में हेल्प आउट करती हैं, राइट। सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक शायद आपके लिए यूनिक सा कंसेप्ट होगा, वो बेसिकली लिंक करता है एसिड और बेस केमिस्ट्री के साथ। मतलब कि जब हम लोग एसिड और बेस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पर थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं, एक खास नाम है, इसको एक खास कलर में लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे, विच इज प्रोटॉन होपिंग। प्रोटॉन होपिंग। अब आइए देखते हैं कि प्रोटॉन होपिंग होती क्या है, राइट। अच्छा, प्रोटॉन होपिंग। अच्छा, प्रोटॉन होपिंग मींस कि हाउ डज अ प्रोटॉन मूव्स इन एक्वस मीडियम। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एसिड है, राइट, या एसिड कंसिडर नहीं करते हैं हम लोग, एनोड और कैथोड को ले लेते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि वाटर के अंदर जो चार्ज है वो किस तरह से मूव करता है। बिकॉज आपको पता है कि वाटर इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि उसमें क्या ऐसी चीज होती है जो करंट है उसको मूव करती है। सो हाउ डज वाटर इज गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें प्रोटॉन होपिंग बताती है। देखें फॉर एग्जांपल सपोज करें यहाँ पर आपके पास एनोड है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कैथोड है, राइट। एंड फॉर एग्जांपल आपके पास रास्ते में एक लंबे से वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह से चेन है, राइट। मैं इसको लंबे से निकाल कोशिश, यहाँ पे भी स्पेशल जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल निकाल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, राइट। देयर इज अनदर and there's another, I think there's another and it is in contact with this cathode, right। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूव करती है कैथोड से एनोड के ऊपर, अगर अनकन्वेंशनल बात करें तो, ठीक है। सो आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ जाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आएगा। तो जब कभी भी, राइट, यहाँ पर अगर हम लोग इस वाटर के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, मतलब कि जो आपका करंट है वो किस तरह से कंडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इस वाटर के मॉलिक्यूल को दिया पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि आपने इसको एक और प्रोटॉन दे दिया, वन प्रोटॉन विच इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एज वी नो, राइट। अच्छा, तो अब इसके पास 3 हो गए, यानी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, ये अपना ये प्रोटॉन जो कि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देता ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक से शो करूँ, लेकिन आप लोग ये कंसिडर कीजिएगा कि ये 3 है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपना प्रोटॉन इस मतलब कि ये ऑक्सीजन यहाँ से अपना जो प्रोटॉन है वो लूज करेगा और ये इसको एक्सेप्ट कर देगा। नाउ एज यू कैन सी कि ये कंप्लीट एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी क्या करेगा, अब ये भी वही करेगा जो उसने किया था, मतलब कि अब इसके ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, ठीक है, और उसके साथ जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ये अपना बॉन्ड इस तरह से तोड़ देगा और यहाँ से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये भी एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब कि जब कभी भी ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा तो ये जो है ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये
प्रोटॉन मूव करते करते यहाँ तक पहुँचेगा, और इस तरह से जो OH है वो इस तरह से मूव करते करते यहाँ तक पहुँचेगा। दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, इसको इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इन द एसिड बेस केमिस्ट्री, लेकिन फिल वक्त तक इस वीडियो में इतना ही। या हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड के जो हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। वैसे इसके अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर की वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताऊँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ खत्म नहीं होती है, इंशाल्लाह इस बायोकेमिस्ट्री की जो लास्ट वीडियो होगी आई थिंक उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल हो। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगर आपको ये चीज़ समझ आ सकती है तो आपको बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।